यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा है सही विकल्प चुनिए। प्रश्न एक है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ऑप्शन दिया है 2, 3, 9 या फिर 7। इसका सही आंसर 3 होगा। ठोस, द्रव और गैस होता है। दूसरा प्रश्न है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान। बोला न्यूनतम, न्यूनतम। ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस, जल। सही आंसर होगा ठोस। उसके बाद बोला है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस या फिर जल। जल। तो इसका सही आंसर होगा ठोस में इसका आकार निश्चित होता है। न वो द्रव में गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, भर कर। तो ये जो होता है ना संपीड्यता, किसे, तो संपीड्यता के गुण के कारण। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए प्रश्न दूसरा नंबर का है बर्फ का गलनांक। बर्फ का जो गलनांक है वो 273 के होता है। तीसरा प्रश्न है जल के कणों की ऊर्जा। कणों की ऊर्जा इसका होता है 373 के यानी केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। नंबर 4 है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर भरना है आपको। फिर बताते हैं यहाँ पर जो भरना है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है शुष्क बर्फ। क्या भरना है, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। केल्विन पैमाने पर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। अब कहा है 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। इसका जो मान होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब प्रश्न 3 देखिए बोला जल का क्वथनांक। जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बोला दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, आप बताइए पहले कि तापमान का एसआई मात्रक लिखना है तो इसका होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। चलिए विद्यार्थी यहाँ पर है अति लघुत्तरीय का प्रश्न एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखेंगे। इतना पहले नोट करिए, उसके बाद तो स्टूडेंट मैंने प्रश्न एक बता दिया हूँ ना इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न पहले देखिए, बहुत अच्छी और सरल तरीके से मैं बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा है संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। संगलन की, इसका उत्तर रहेगा मैथ्स का ट्यूशन लगवाना पैसे की बर्बादी है। देखो सारे ट्यूशन वालों का सिस्टम एक ही होता है, तेज बच्चों पर ध्यान देते हैं और कमजोर को भीड़ में ही छोड़ देते हैं। और देखो अगर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है तो वैसे भी ध्यान नहीं देगा, और यहाँ तक कि मास्टर भी उससे उम्मीद छोड़ देता है। पर मेरे घर के बच्चे एक नया ऐप यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से देखिए ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, बहुत अच्छी और सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न। प्रिय विद्यार्थी मैंने आपको प्रश्न 1 और 2 बताने के बाद प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। विद्यार्थी पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद उत्तर मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। लिखिए ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर लिखना है आपको कि कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है।
जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। कहाँ पे? तो बर्फ का टुकड़ा जल पर। ठीक है, आगे इतना आपको नोट करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 हो गया है। थोड़ा सा यह लंबा था लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए नंबर 4, वाष्पन यानी वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? वाष्पीकरण, चलिए देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन, जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहलाती है। बस इतना ही, ठीक है। नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 5 विद्यार्थी, प्रश्न 5 में कहा है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। उदाहरण भी देना है ऊर्ध्वपातन को, ठीक है। चलिए, और हो सकता है तो प्रयास रहेगा कि चित्र के माध्यम से समझ। बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण में कपूर और एक हो जाएगा नौसादर, कपूर और नौसादर, ठीक है। नंबर 6 में कहा गया हमसे गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक को, तो चलिए, होता उसे ठोस का गलनांक कहलाता है। क्या चीज? ठोस का गलनांक। यहाँ पर करना आपको उ से होगा, ठीक है, उसे ठोस का गलनांक। चलिए विद्यार्थी, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से देखे हैं। नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में हमसे कहा है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? इसका उत्तर आपको लिखना है। ए देखा कि 25 डिग्री जब सेल्सियस होता है तो द्रव अवस्था होता है, 0 डिग्री रहेगा तो ठोस, और 100 पर रहता है तो गैस, ठीक है। इस प्रकार आप लोग नोट करिए। देखिए, अगर कहीं पर परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास रहता है आपको। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे कि जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सीजन, 2 नंबर में जल, और यहाँ पर आपको लिखना है चीनी, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ते हुए आकर्षण, ऑक्सीजन में बहुत कम होता है, फिर जल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चीनी में और ज़्यादा होता है। उसके बाद बोला है हमसे एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब चलिए लघुत्तरीय में प्रश्न 1 हमसे कहा है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? ठंडा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर, गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है, जल का तापमान गिर जाता है, ठीक है। आगे यहाँ तक आपको नोट करिए अच्छी प्रकार।